स्टूडेंट्स, इसकी पहली ऑनलाइन क्लास में हमने आपको पौधों में पोटास का कार्य बताया था। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको पोटेशियम सल्फेट के बारे में बताते हैं। उन भूमियों में जो प्रकृति से ककरीली की और प्रतिक्रिया में क्षारीय है। समझ रहे हैं ना? प्रकृति से ककरीली और प्रतिक्रिया में क्षारीय होती है। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। यह उर्वरक भारी भूमियों की अपेक्षा हल्की भूमियों में देना अधिक उपयोगी रहता है। इस खाद में 48 से 52% पोटास पाया जाता है और 39 से 48% तक गंधक होता है। अतः ऐसी भूमियों के लिए विशेष रूप में उपयोगी है जिनमें गंधक की कमी है। इस प्रकार आप ये समझें कि पोटेशियम सल्फेट पानी में विलेय है, अतः इसे बुआई के तुरंत पूर्व अथवा खड़ी फसल में प्रयोग किया जाता है। आलू, तंबाकू और गन्ना इत्यादि फसलें बड़ी मात्रा में पोटास का उपयोग करती हैं, लेकिन ये फसलें क्लोरीन को सहन नहीं कर पाती। अतः इन फसलों के लिए पोटेशियम क्लोराइड की अपेक्षा पोटेशियम सल्फेट देना अधिक लाभप्रद रहता है। अब आप पोटेशियम क्लोराइड के बारे में समझिए। पोटेशियम क्लोराइड, इसको म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। इसमें 60 से 62% तक पोटाश होता है। यह उर्वरक भारी भूमियों के लिए अधिक लाभदायक रहता है। ऐसी उदासीन या अम्लीय भूमियों में जिसमें पोटाश की कमी हो, इस उर्वरक का उपयोग जैव पदार्थ युक्त खाद के साथ करना चाहिए। आलू में पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। अब आप मिश्रित या यौगिक उर्वरक समझें। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड फर्टिलाइजर्स। मिश्रित अथवा यौगिक उर्वरकों में 2-3 पोषक तत्व प्रायः एक ही साथ मिल जाते हैं। अतः इसके प्रयोग से विभिन्न पोषक तत्वों को अलग अलग अथवा मिलाकर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। डाई अमोनियम फास्फेट समझिए, जिसको संक्षेप में DAP कहते हैं। इसका सूत्र समझिए, NH4 ट्वाइस HPO4। डाई अमोनियम फास्फेट एक ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मेले होते हैं। इसमें 18% नाइट्रोजन तथा 40% फास्फोरस उपलब्ध होता है। यह नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का उत्तम स्रोत है। इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? यह हवा में नमी को कम ले पाता है, इसलिए प्रयोग तथा भंडारण में कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता। यह दानेदार होता है और हल्का अम्लीय प्रभाव रखता है। इसका उपयोग विभिन्न फसलों तथा भूमियों में सुगमता से किया जा सकता है। इसमें फास्फोरस प्राप्य रूप यानी H2PO4 में पाया जाता है। फसलों में DAP के प्रयोग से उपज बहुत अच्छी होती है। DAP का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व स्थापन विधि से करना चाहिए ताकि पौधों की जड़ों में फास्फोरस शीघ्र उपलब्ध हो जाए। अब आप बायो उर्वरक समझिए, बायो फर्टिलाइजर्स। इसको जैव उर्वरक भी कहते हैं। अब इसके बारे में आप ध्यान से समझिए। बायो उर्वरक सूक्ष्म जीवधारियों का उत्पाद, यानी इसको कहेंगे आप लाइव प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यही है ये, जिसे जीवित जीवाणुओं का लिग्नाइट या कोयला सदृश पदार्थों के चूर्ण में मिश्रण करके तैयार किया जाता है, जिसको मृदा में प्रयोग करने पर फसलों की उपज में वृद्धि होती है। और इसके साथ क्या होता है, क्यों होती है जानते हैं? क्योंकि ये जीवधारी वायुमंडल नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन कर लेते हैं। ये जीवधारी नाइट्रोजनेज एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। नाइट्रोजन एंजाइम आप ये समझ लीजिए इस प्रकार से, जो भी नाइट्रोजनेज एंजाइम है वह गैसीय नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित होने से क्या करते हैं, उत्प्रेरक क्रिया में सहायक होता है। अतः जीवाणु खाद ऐसे लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं, या आप इस प्रकार समझें
कि अतः जीवाणु खाद ऐसे लाभदायक जीवाणु हैं जिनको बीज उपचार हेतु उपयोग किया जाता है। ये वायुमंडल तथा भूमि में विद्यमान निष्क्रिय तथा अघुलनशील पोषक तत्वों का उपयोगी बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। राइजोबियम दाल वाली फसलों तथा एजोटोबैक्टर यानी पीएसबी बिना दाल वाली फसलों को बीजोपचारित करते हैं। पीएसबी फास्फोरस विलेयक जीवाणु ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बनाते हैं। तो आपने इस प्रकार समझ लिया कि बायो उर्वरक में इसके अंतर्गत इस प्रकार के पौधे आते हैं जैसे लोअर प्लांट्स, जैसे नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला और अन्य नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण फिक्सेशन करके भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं तथा सड़गल कर मृदा जैव पदार्थ में इसकी वृद्धि करके भूमि के गुणों को सुधारते हैं। ऐसी भूमि की जलधारण शक्ति में बढ़ाते हैं। धान के खेत में इनका निवेशन करते हैं और इस प्रकार से 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण हो जाती है। इस प्रकार रासायनिक उर्वरकों की बचत होती है। घोल की को इस प्रकार आप समझें कि धान के खेत में इनके प्रयोग से धान की उपज में 20 से 25% की वृद्धि हो जाती है। तो आपने इनकी विशेषता समझ लिया। एक बात और समझें कि राइजोबियम कल्चर की बुआई के समय दलहनी बीजों के साथ उपचारित किया जाता है एवं जैसे ही कल्चर में उपस्थित जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में संपर्क में आते हैं, मूल रोमों से जड़ों में प्रवेश करके ग्रंथियां बना लेते हैं। फिर कई अवस्थाओं में होता हुआ जीवन चक्र इस प्रकार से पूर्ण करते हैं तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। राइजोबियम कल्चर द्वारा दलहनी फसलों में 15 से 30% उपज में वृद्धि होती है तथा दलहनी फसलों की नाइट्रोजन आवश्यकता का लगभग 50 से 60% की पूर्ति होती है। एक बात और समझें, एजोला जलीय फर्न है जो तालाबों, पोखरों, नीलों और नहरों और इस प्रकार से समझें कि उथली नदियों के भरे हुए पानी की ऊपरी सतह पर तैरती हुई अवस्था में पाई जाती है। इसके पौधे की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर तथा जड़ें 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, पानी में डूबी हुई होती हैं। भारतवर्ष में एजोला पिन्नोटा यानी एजोला पिन्नेटा प्रजाति पाई जाती है। एजोला शुष्क भाग पर ये समझिए कि इसमें 4 से 5% नाइट्रोजन और क्रूड प्रोटीन 23 से 30% तक, फास्फोरस 0.5 से 0.9% और पोटास 2 से लेकर 4.5% तक और अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। मृदा पीएच मान 5.5 से 7 पीएच तक इसकी वृद्धि के लिए सर्वोत्तम होता है। इसकी शीघ्र वृद्धि के लिए निवेशन घनत्व यानी 0.3 से 0.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए। 1 हेक्टेयर में 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर इसके इनोकुलम की आवश्यकता पड़ती है। धान की पौध को रोपने के 1 सप्ताह बाद इसका खेत में निवेशन कर देना चाहिए। तो इस प्रकार आपने समझ लिया। और केंचुआ से तैयार खाद वर्मी कल्चर कहलाती है। यह भी जैविक खाद है जो बहुत अधिक लाभदायक एवं उपजाऊ है। केंचुए मिट्टी खाकर अपने पाचन तंत्र से जो मल रूपी मिट्टी निकालते हैं, यह बहुत अधिक उपजाऊ होती है। अब आप समझ गए अच्छी तरह से। नील हरित समझते हैं, शैवाल 0.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से निवेशित करना चाहिए। भारत में धान की पानी भरे खेतों में भी अब आप ये समझें कि नील हरित शैवाल पाई जाती है। यह भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के अतिरिक्त पौधों की वृद्धि बढ़ाने वाले पदार्थों यानी हार्मोन का भी निर्माण करती है। अब आप प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। तो इसमें आप लिखें प्रश्न नंबर 1। तो आप लिखिए पोटेशियम सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड एवं मिश्रित या यौगिक उर्वरक लिखिए।
प्रश्न नंबर 2 लिखिए, डाई अमोनियम फास्फेट बायो उर्वरक या इसी को जैव उर्वरक भी कहते हैं, इसके बारे में लिखिए। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अविलंब प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।